एस्थमा, जिसको ब्रोंकियल एस्थमा भी कहा जाता है या फिर दमा हम लोग कहते हैं रेगुलर लैंग्वेज में, ये एक रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है जहाँ पे लंग्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। अब लंग्स का इन्वॉल्वमेंट मतलब जिस तरीके से हम लोग सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, ये एफर्टलेस होता है। कभी कभी तो हमें पता भी नहीं चलता है कि हम लोग सांस भी ले रहे हैं, जब तक हमें बताया नहीं जाता है कि आप धीरे धीरे सांस लो, धीरे धीरे छोड़ो। सो ये जो एस्थमा होता है जिसमें सांस लेना छोड़ना, ये प्रोसेस थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। अब ये क्यों डिफ़िकल्ट होता है ये हम आगे देखेंगे, बट ये क्रॉनिकली प्रेजेंट होता है और इसमें जब सांस चढ़ती है तो एक डर सा महसूस होता है। बहुत बारी जो ट्रीटमेंट दिया जाता है, यूजुअली पेशेंट्स इन्हेलर यूज़ करते हैं, तो ये बहुत भ्रांतियाँ होती है, कुछ मिथ्स होते हैं कि ये ट्रीटमेंट हम लोग सही ले रहे हैं, नहीं ले रहे हैं, ये क्यों हो रहा है, कौन सी चीज़ें हैं जो हमें अवॉइड करनी चाहिए, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे आगे के सेक्शन में। एस्थमा जहाँ पे हम लोगों ने देखा कि थोड़ा रेस्पिरेशन का प्रॉब्लम होता है, कुछ चीज़ें होती है जो अच्छी नहीं लगती है हमारे लंग्स को, हमारे एयरवे पैसेज को, तो इसलिए वो थोड़ा सिकुड़ सा जाता है। अब इसमें 3 प्रकार होते हैं। यहाँ पे कंस्ट्रिक्शन हो जाता है, जैसे हमारे आँखों में अगर कुछ डस्ट आ गई है, कुछ धूल आ गया है, तो हमारी आँखें एकदम से बंद हो जाती है, करेक्ट। तो ऐसी चीज़ें होती है जो हमारी पाथवे को अच्छी नहीं लगती है। हम लोग बोल सकते हैं कि कुछ चीज़ों की एलर्जी होती है। तब क्या होता है कि ये जो पैसेज होता है वो एकदम कंस्ट्रिक्ट हो जाता है, एकदम छोटा हो जाता है, तो इसीलिए सांस का अंदर बाहर होना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये है कंस्ट्रिक्शन मैकेनिज्म। दूसरा एक होता है जिसमें ये जो पैसेज होता है उसमें इन्फ्लेमेशन होता है। अभी इन्फ्लेमेशन तो आपने वीडियोस जितने देखे हैं, मैंने ये वर्ड का बहुत इस्तेमाल किया है। इन्फ्लेमेशन जहाँ पे कुछ चीज़ें एकदम भी डिफ़िकल्ट नहीं हो गई है, जैसे इन्फेक्टिव स्टेट पे नहीं गई है, बट ऐसा भी नहीं कि नॉर्मल फंक्शन कर रही है। तो इन्फ्लेमेशन जहाँ पे होता है, तब ये जो नॉर्मल फिजियोलॉजी होता है, नॉर्मल प्रकार होता है, प्रोसेस होता है, वो थोड़ा बहुत मुश्किल से करना पड़ता है। तो इसलिए जो एरिया होता है वो थोड़ा स्वोलन होता है। इन्फ्लेमेटरी कंडीशन में जो भी एरिया अफेक्टेड होता है वहाँ पे थोड़ी सी स्वेलिंग होती है। अब जब वो स्वेलिंग आएगी तो ये पैसेज जो होता है वो थोड़ा छोटा हो जाता है, क्योंकि स्वेलिंग से ही बहुत सारा एरिया इसका भर जाता है, तो इसलिए सांस का लेना छोड़ना मुश्किल हो जाता है। तीसरा एक प्रकार होता है जहाँ पे पैसेज बहुत ज़्यादा म्यूकस से भरा होता है। जब आपको बहुत सारी कॉफ़ की प्रॉब्लम है या फिर बहुत लंग्स हमारा कॉफ़ प्रोड्यूस कर रहा है, फ्लेम प्रोड्यूस कर रहा है, म्यूकस प्रोड्यूस कर रहा है, तो ये पैसेज ब्लॉक हो जाएगा, इसलिए सांस का बाहर छोड़ना, अंदर लेना थोड़ा मुश्किल। अब इसके कॉजेज़ क्या क्या है, क्यों होता है ये? अब जैसे आपका कोई ऑक्यूपेशन है, आप जहाँ पे काम करते हैं वहाँ पे आप कंटिन्यूसली कोई डस्ट को एक्सपोज हो रहे हैं, किसी स्मेल को एक्सपोज हो रहे हैं, कोई केमिकल को एक्सपोज हो रहे हैं, तो आप वो एनवायरनमेंट में इतने बार सांस ले रहे हैं, तो इसलिए आपका जो कैपेसिटी होता है ब्रीदिंग का वो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है और यू विल लैंड अप इन हैविंग ब्रोंकियल एस्थमा। ये फैमिली में चलता है, ये जेनेटिक हो सकता है, जहाँ पे आपके पेरेंट्स को या फिर आपके ग्रैंड पेरेंट्स को ये होता है तो आप भी प्रोन होते हो ये चीज़ कैच करने के लिए। दूसरा होता है जहाँ पे एयर पोल्यूशन, आजकल एयर पोल्यूशन इतना बढ़ गया है कि आपका एयरवे मैकेनिज्म है वो अफेक्ट हो सकता है। कुछ लोग होते हैं जैसे सीजनल इफेक्ट होता है, उनको सीजन चेंज हो गया तो दे विल हैव दैट एस्थमेटिक एपिसोड। नहीं तो कुछ लोग होते हैं जिनको पूरा टाइम, चाहे कोई भी सीजन है, दे विल सफ़र फ्रॉम दिस एपिसोड। अब इसमें सिम्टम्स क्या क्या होते हैं? सिम्टम्स जहाँ पे आपको एकदम से चेस्ट में कंस्ट्रिक्टेड फीलिंग की वजह से एकदम टाइट महसूस होगा, आपको वीजिंग शुरू होगा, यू विल हैव दैट डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग, साई साई करके आवाज़ आएगी, एंड देन यू विल ऑल्सो हैव कॉफ एपिसोड, खांसी जो काफ़ी टाइम तक चलती है और वो आवाज़ आते रहता है, जहाँ पे साई साई या फिर वीजिंग की आपको आवाज़ आती रहे। अगर हम लोग ट्रिगर्स की बात करें, जैसे कौन सी चीज़ें हैं जिसको एक्सपोज होने के बाद आप एकदम से एस्थमेटिक एपिसोड में लैंड कर सकते हैं, जैसे कि डस्ट हो गया, पोलन हो गया, कुछ खाने के आइटम्स होते हैं जैसे कि अंडा हो गया, सी फूड हो गया, कुछ प्रकार के राइस हो गए, वो खाने के बाद आपको एस्थमा शुरू हो गया है। बहुत लोगों को चेंज ऑफ टेम्परेचर
के बाद भी ये होता है। अब इसमें इन्वेस्टिगेशंस क्या क्या किया जाता है? इन्वेस्टिगेशन जहाँ पे रेगुलर आपके ब्लड टेस्ट किए जाते हैं, उसमें आपको ये समझ में आता है कि आपकी जो एलर्जी के सेल्स हैं वो काफ़ी बढ़ गए हैं। बहुत बार रेडियो टेस्ट करा जाता है, जैसे एक्सरे किया जाता है, एक्सरे में लंग्स का आपका कंडीशन कैसा है वो देखा जाता है। पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट करके एक रहता है PFT, जहाँ पे आपका स्ट्रेंथ ऑफ ब्रीदिंग और ब्रीदिंग इन ब्रीदिंग आउट ये चेक किया जाता है, पता करने के लिए कि आपकी प्रॉब्लम जो है वो कौन से लेवल पे। कुछ टेस्ट ऐसी होती है जहाँ पे एलर्जी फाइंड आउट की जाती है कि आपको कौन सी चीज़ों से एलर्जी है, जैसे पोलन से है या फिर कॉकरोचेस से है या फिर डस्ट से है। सो ये सारी चीज़ें जान के हम ये पता कर सकते हैं कि आपको कौन सी चीज़ से एलर्जी है। अब अगर आप पूछोगे कि होम्योपैथी में इसके लिए क्या है, तो सबसे ज़रूरी सबसे चीज़ पहले मैं तो पेशेंट को ये बोलती हूँ कि चाहे आप कोई भी एलर्जी टेस्ट करो, वहाँ पे दिखेगा कि आपको ये बेसन से एलर्जी है या फिर अंडों से एलर्जी है। तो ऐसे बहुत बार होता है कि ये नेचुरली चीज़ें होती हैं, राइट, अपने एनवायरनमेंट में। अगर हम भी अवॉइड करें तो ऐसा नहीं हो सकता कि हम लोग ये एनवायरनमेंट से पूरी तरीके से निकाल सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अंदर से आपकी इम्यूनिटी बढ़ाएं। तो होम्योपैथी में इसके लिए बहुत अच्छी अच्छी मेडिसिन है। मेन क्या होता है कि आपको ये प्रॉब्लम अगर बीच में से शुरू हो गई है, आप बचपन से नहीं है या फिर फैमिली जेनेटिक्स में नहीं है, तो कुछ ना कुछ रीज़न होता है, स्ट्रेस वाइज, इमोशनल वाइज। तो इसीलिए होम्योपैथिक डॉक्टर के पास अगर आप जाओगे तो वहाँ पे आपकी डिटेल हिस्ट्री ली जाती है। तो हिस्ट्री में फाइंड आउट किया जाता है कि किस वजह से आपको ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है और आप किस तरीके से उसको मैनेज कर रहे हो। तो आपको जो सही मेडिसिन है वो दी जाती है। और एस्थमा के लिए होम्योपैथी में बहुत अच्छी अच्छी मेडिसिन है, बट आप गूगल पे सर्च करके होम्योपैथिक मेडिसिन फॉर एस्थमा ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। और वो जो मेंशन की हुई दवाई होती है वो डायरेक्टली कंज्यूम मत कीजिए जब तक आप किसी से कंसल्ट ना करें। तो ये थी जानकारी एस्थमा के बारे में, दमे के बारे में, कि ये दमा क्या होता है आसान भाषा में। सो आई होप आपको अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो डेफिनेटली लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, क्योंकि आसान भाषा में हेल्थ और होम्योपैथी रिलेटेड जो जानकारी है वो मिलेगी आपको सिर्फ इसी चैनल पे। सो टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे फिट विद डॉक्टर प्रियंका लाटकर।